बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, महंगी बिजली ने आम घरों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है और सोलर सार्फिन पर हुकूमत ने नए रेगुलेशंस सूरत-ए-हाल को और पेचीदा कर दिया है। नेट मीटरिंग तकरीबन ख़त्म कर दी गई है, बिजली खरीदने की कीमतें आधी कर दी गई हैं और बेचने की कीमतें कुछ ही सालों में 3 गुना कर दी गई। मुआहदे और पाबंदियां सख्त हो गई, जिससे लाखों लोग माली दबाव में हैं और अपने बिजली के बिलों और तवानाई के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। इसके साथ साथ छोटे घरेलू सार्फिन पर नया फिक्स्ड चार्ज लगाने की तजवीज़ ने आम सारिफ के बोझ को और बढ़ा दिया है। हुकूमत की पॉलिसीज का अदम तसलसल, एक साल पहले कुछ और बयान, साल बाद कुछ और बयान, इक़दामात ने हुकूमत पर से अवाम का भरोसा मुकम्मल खत्म ही कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर हुकूमत अवाम को अहमियत क्यों नहीं दे रही? क्या वजह है कि हुकूमत पर सिर्फ अशराफिया को बचाने और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का धब्बा लग रहा है और हुकूमत क्यों बखुशी इस कलंक को कबूल भी कर रही है? दूसरी तरफ सियासी मंजरनामा भी हलचल में है। सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा हो चुकी है और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी और बैरूनी मुलाकातों की बहार जारी है। तासुर ये भी उभर रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ही ये तासुर हकीकी है या फिर ये एक वक्ती गुबार है जो जल्द ही छट जाएगा। उधर बांग्लादेश में अवामी तहरीक की कामयाबी के बाद सियासी मंजरनामा बदल गया है। 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर बराह रास्त मुकाबला होगा और अहम आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम भी होगा। जमात इस्लामी और BNP के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मईशत, बेरोजगारी, करप्शन और जमहूरी अमल की बहाली तमाम जमातों के एजेंडे में शामिल हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश की नई हुकूमत मुल्क में वाकई इस्तेहकाम और इस्लाहात ला सकेगी? क्या जमात इस्लामी या BNP का इक़्तिदार पाकिस्तान के मफाद में बेहतर? यही सवालात हैं कि जिनके ऊपर बात होगी रिजवान अजीज़ साहब आपसे और इज़हार राना साहब आपसे। रज़ीज़ साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। सर, कल भी वैसे तो हमने सोलर को डिस्कस किया था, लेकिन एक ऐसा अवामी इशू है कि जिसके गैज़ो गज़ब में अमीर तबका भी है, मुतवसत तबका भी है और जो बेचारे बिल्कुल ही सतह गुरबत से नीचे के लोग हैं सर, उनको तो वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके ऊपर वावेला मचाने वाले जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं सर, अब वो भी हैं और वो भी हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये रिवर्स हो सकता है आने वाले दिनों में मामला? देखिए, ये रिवर्स नहीं हो सकता। अच्छा, उसकी वजह ये है, कल मैंने अर्ज़ किया था कि इसका आगाज़ जो है वो एक कोर्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के नतीजे में हुआ था इस्लामाबाद में, जबकि जो है वो किसी जगह से किसी एक साहब को प्लेटें मिल गई थी। हाँ, वो बलूचिस्तान में किसी एयरपोर्ट से प्लेटें उठा के इस्लामाबाद ले आए थे और फिर उन्होंने अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करते हुए आइस्को को कहा कि जी मेरी इजाफी पैदावार ख़रीदें। और उन दिनों आपको पता है मुशर्रफ साहब के मार्शल्लाह में मॉनिटरिंग टीमें भी होती थी, वो भी थी, तो उसकी वजह से वो उनकी इजाफी प्रोडक्शन ख़रीदी गई। तो बाकी फिर लोग जो थे वो अदालत चले गए, उन्होंने कहा कि जनाब अगर उनकी ख़रीद रहे हैं तो हमारी भी ख़रीदें। और यूँ ये बग़ैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी प्रिंसिपल के ये ख़रीदारी शुरू कर दी गई। इसके बावजूद के सिस्टम के अंदर जो रिक्वायर्ड तब्दीलियाँ थीं वो नहीं की गई जो कि की जानी चाहिए थी। इसीलिए बिजली उस इलाके के अंदर बन के सोलर से आ रही होती है, लेकिन उस इलाके के अंदर लोड शेडिंग जारी होती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो सिस्टम को अपग्रेड ही नहीं किया गया। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। सोलर वाले कहते हैं कि जनाब चूंकि हमने बिजली बना के दे दी है, आप जाने और आपका काम जाने। वो कहते हैं कि भाईजान हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके इन्वेस्टमेंट के अंदर आप हिस्सा डालेंगे। और हिस्सा डालने के लिए उन्होंने उनको कहा है कि आपका कुत्ता सिर्फ कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। हम प्राइम टाइम के अंदर यानी कि पीक आवर्स के अंदर आपको जो बिजली देंगे वो 68 रुपए पर यूनिट होगी, शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। लेकिन आपसे जो हम पूरा दिन बिजली खरीदेंगे वो हम 11 रुपए में खरीदेंगे आपसे। अच्छा रज़ीज़ साहब, यहाँ पे एक चीज में थोड़ी सी और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी रखना चाहूंगी। सर, कहा ही जा रहा है कि आपने कहा ना जो 11 रुपए, सर 11 रुपए मेरे गालिबन ये पुराने सार्फिन के लिए हैं। जो लोग नए सोलर्स इंस्टॉल कर रहे हैं आइंदा आने वाले साल में उनसे तो जो बिजली है सर उसका 8 रुपए 13 पैसे में खरीदी जाएगी। मतलब पुराने वाले तो चले फिर थोड़ा बहुत भला करके उनके 11 से 12 रुपए में बिजली हो जाएगी सर, ये वाले तो सारिफ को 8 रुपए 13 पैसे में बिजली खरीदी जाएगी। हाँ, चलिए ये एक आपने मेरे इल्म में इजाफा कर दिया, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है। मेरे घर में जी 2008 से सोलर लगा हुआ है,
उससे पहले जनरेटर लगा हुआ था जिस पे एक एसी चल जाता था रात को, तो वो सोलर लगा हुआ है इसार राना साहब। और आज तक मेरी इतनी बिजली पैदा हुई ही नहीं कि मुझे वापडा कहे कि भाईजान ये आपने इस महीने इजाफी बिजली पैदा करके हमें दी है, इसके आप ये 11 रुपए या 34 रुपए या 38 रुपए ले लीजिए, क्योंकि जितनी बिजली पैदा होती है उससे ज़्यादा मैं कंज्यूम करता हूँ। मेरा कोई 250-300 यूनिट का हर महीने का बिल आता है, ठीक है। अगरचे मुझे कहा जा रहा है कि आप प्लेटों की तादाद बढ़ा लें, कैपेसिटी बढ़ा लें, लेकिन बहरहाल आ रहा है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ किस्म के माफिया सेट्स हैं, मैं उनके घरों में जाता हूँ, 2 कनाल का घर है और 40 किलोवाट की उन्होंने प्लेटें लगाई हुई हैं। अपनी उनकी डिमांड जो है वो 10 किलोवाट से पूरी हो जाती है, बाकी वो सरकार को बेच रहे हैं। तो उनका आप इलाज कीजिए। मेरे जैसा बंदा जो कि अपनी जरूरत के लिए बमुश्किल बिजली बना पाता है और फिर उसको खर्च करके सोता है रात को, आप उसको उस सेठ के बराबर तो ना रखिए जिसने अपनी कैपेसिटी से 20 गुना ज्यादा सोलर प्लेटें लगा ली हैं। इसके ऊपर तरमीम होनी चाहिए, इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए बिल्कुल, कि जनाब एक कंज्यूमर जो आपसे पूरे महीने बल्कि आपको बिल देता है लेकिन साथ में अपना बिजली भी बना लेता है, उसको आप अलग डील कीजिए। जिन्होंने 100 किलो वाट अपने घरों के ऊपर या मुल्हिका प्लाटों के ऊपर लगा के सरकार को बिजली देना शुरू किया, उनके साथ अलग डील। ठीक है, पॉइंट आपके आगे से राणा साहब, वाकई रिव्यू तो होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये होगा? और सिर्फ इसी मामले पर नहीं, अब आप ये भी देख लीजिए ना कि 300 यूनिट तक सार्फिन पर नया फिक्स्ड चार्ज नाफिज करने की तजवीज है। 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए, वो अलग है। हाँ वही तो मैं आ रही हूँ सर। 200 तक यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए चार्जेस, 300 तक यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए के चार्जेस। सर हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया है? आवाम के दिल जीत लिए हैं। नहीं, वो मियां मंशा साहब बहुत गरीब आदमी है, ठीक है। बहुत गरीब आदमी, मैं कल लुकमा दे दूं आपको, ये आपसे और मेरी जेब के पैसे निकाल के ना उनको 4 रुपए यूनिट कम देनी है बिजली। अच्छा, मैं ना वो मियां मंशा साहब को तो चले कोई नहीं, वो कभी लोग इलेक्शन में आपको फंड शंड भी कर देते होंगे ना, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल तो ये कि आप तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, हमसे वादा किया था आपने तो ये कहा था कि आप सो के उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बिल तो सरकार ने पे कर दिए। आप तो कह रहे थे कि IMF इजाजत नहीं, ठीक है नहीं, वो IMF इजाजत है। आप तो कहते थे कि 300 यूनिट तक आपको कोई बिल ही नहीं आएगा, है? तो खुदा का वास्ता भाई, आप हमें वो वादे अपने वापस रखो, हमें अच्छे तो जी लें दो ना यार। आप वो ना दो हमें 200 यूनिट 300 यूनिट जो आपने हमें देना था, ठीक है ना। वो अच्छा, बिजली की कीमत उन्होंने ਵਧਾਈ है, एने नहीं ਵਧਾਈ। उधर वेख के गल, उधर वेख के गल चले। अच्छा ठीक है, तो भाई मेरे, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि पता नहीं अब किसकी बैटरियां बिकने की बारी आ गई है, ठीक है। पहले प्लेटें बिकनी थी, जब प्लेटें बिक गई, अब सुना है कि किसी ने बल्क में बैटरियां खरीद ली हैं, तो अब लोग जो हैं वो बैटरियां लगाएंगे घर में, ठीक है, और किसी और गरीब का पेट पूरा हो जाएगा। तो अगर ये मुल्क किसी गरीबों के पेट, जैसे एक बेरोज़गारी और कम हो गई, अली डार साहब को भी क्या कहते हैं नौकरी मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है, कोई रह नहीं गया, यानी हमने चुन चुन के लोगों को नौकरियां दे दी। मेरे बच्चे भूखे मरते रहे, डिग्रियां पकड़ के फिरते रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके घर का कोई बंदा जो है ना बेरोज़गार नहीं होना चाहिए, आप लें। और ये जो बिजली की जो 300 यूनिट वाले बेचारे कभी खुश हो जाते थे, आपने क्या तय कर लिया है भाई कि आपने गरीबों को रहने नहीं देना? क्या आप ये तय कर चुके हैं कि चूंकि हाँ आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर आप अच्छा, इसमें एक चीज बारीक बात और भी है। नहीं, एक और बारीक वारदात है, वो भी सर मैं आपको बता दूं राना साहब। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी नए रेगुलेशंस के इजरा के नोटिस पर नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत करी। मतलब पहले फैसले हो जाते हैं, फिर उसके बाद PM साहब कहते हैं कि जी रिव्यू पिटीशन में जाया जाए, जैसे कि बिरेसी साहब भी कहते हैं कि इस पर रिव्यू होना चाहिए। मुझे तो ये भी गुड कॉप बैड कॉप समझ नहीं आ रही। नहीं, सुने ना, वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत कर दी तो वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूव क्यों किया? क्या ये काबीना में पेश हुआ इतना बड़ा मामला? 24 करोड़ लोगों के मुआशी जिंदगी के मसाइल का मसला है। क्या काबीना में इस पर डिस्कस हुई? क्या पार्लियामेंट में इस पर बात हुई कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं और इससे इतने अफराद पे ये असर पड़ेगा? नहीं हुई। उसकी रीजन सिंपल इतनी है कि आप, अब हम फैशन के अंदर हमें अच्छा लगता है आवाम को इज्जत देना
और अवाम की अहमियत को इज्जत देना। प्रैक्टिकली हमारी नज़र में अवाम कीड़े मकोड़े हैं, जिन्हें कुचल दो, मार दो, उनके घर की बिजली काट दो, उनका सब कुछ कर लो, कोई आपको क्या पूछ सकता है भाई? आपका राज है, आपका वक्त है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो ये इस पर रोना वोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हम रोए आटा महंगा हो गया, हम रोए चीनी महंगी हो गई, हम रोए पेट्रोल महंगा हो गया, हम रोए जनाब बिजली महंगी हो गई, हम रोए गैस महंगी हो गई। पाए ना रोना ही छाड़ दियो। वो एक घर में बच्चा रो रहा था आधी रात को, तो उसकी अम्मी ना उसे लोरी सुनाने लगी। रजी साहब, अम्मी ने लोरी सुनानी शुरू की तो साथ वाले घर से आया कि बाजी बच्चे नू रोन दो, तुसी चुप कर जाओ। ठीक है ना, हाथ जुड़े हुए, पर तुसी चुप कर जाओ, रो लांगे भाई, मेहरबानी है। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि अवाम का रोना ही लिखा हुआ है इसमें, कोई रिव्यू अगर हो भी जाता तो खातिर ख्वाह कोई मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बाजी तुसी चुप कर जाओ, साड़ी खैर ऐसी रो लांगे, कोई बात नहीं। चले नाज़रीन, कि फैसला तो बड़ा ही कठिन कर दिया हुकूमत ने तमाम सार्फिन के लिए, चाहे वो लोग जो सोलर पर कन्वर्ट हो चुके हैं, तो जो 200 तक यूनिट जो हैं वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो ये जो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने डाल दिया है, मतलब हर तरीके से जो है ना वो गर्दन मरोड़ने की तैयारी है। आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गुज़िश्ता कोई 1.5-2 माह से बानी पीटीआई से जो मुलाकातें बंद थीं, अब न सिर्फ उनसे मुलाकातों का सिलसिला बहाल हुआ है, बल्कि उनके ऐसे मुंतखब करदा नुमाइंदे जो कि इस वक्त KPK में मौजूद हैं, उनकी भी कुछ अहम शख्सियात से अहम मुलाकातें हुई। फिर ना सिर्फ CM KP बल्कि जो और दीगर मेंबरान हैं अहम ओहदों पर फाइज, उनकी भी अपने हम मनसब से मुलाकातें जो हैं वो चल रही हैं। और फिर आज बानी से मुलाकात के हवाले से सलमान सफदर साहब की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। जिस तरीके से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, CM KP का बयान हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, मालूम ये होता है कि शायद कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल रही है। राना साहब, आप भी एक जगह एक अहम मुलाकात का हिस्सा थे। मैं चाहूँगी कि अपने तज्ज़िये में ज़रा आप उस मुलाकात का जो मुख्तसर सा अहवाल होगा वो हमें बताएं कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा होगा क्या। क्या ये इस बात का इशारा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दोनों ही हुकूमतें मुफाहमत के कदम आगे बढ़ा रही हैं? देखें, जो ओवरऑल एक तासुर बन रहा है वो तो ऐसे ही है कि जैसे बर्फ़ पिघली है। अच्छा। और ये मेरा एक सहाफ़ती एक तजर्बा है, कुछ चीज़ों से आपको डॉट से डॉट मिला है। मैं तो चाहूंगी वो तासुर के इशारे जरा आप हमें गिनवाएं। मैं अहम अस्करी ज़राए का ये कहना है, कुछ बड़े मोतबिर अस्करी ज़राए का, कि जब उनसे ये पूछा गया कि जी अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान को सेहत के बुनियाद पे बाहर निकाल लिया जाता है तो आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारा वी आर नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है ना, हमारा सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है यार। देखिए, ये सियासी हुकूमत का फैसला है। वो देखिए, वो पहले उससे पहले जो कहा गया था कि वो चैटम है और उसको कोर्ट नहीं किया जा सकता कहीं पे। नहीं, मैंने तो अब अपने हवाले से बात, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तो अस्करी ज़राए के हवाले से बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर ठीक है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। मैंने कहा अहम अस्करी ज़राए का ये कहना है। अच्छा, ठीक है ना। उनका ये कहना है कि जनाब ये सियासी हुकूमत के फैसले वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, हमारा इससे कोई नहीं ताल्लुक। तो एक तो बात क्लैरिटी आ गई कि भाई इस हवाले से अगर हुकूमत कोई फैसला लेती है तो ये हुकूमत का फैसला होगा। लेकिन अब इसमें एक सवाल है ज़रियाब साहिबा जी कि हुकूमत ये फैसला नहीं ले सकती, हुकूमत तो फैसला क्या अदालत से ही होगा। अब उसमें क्या होगा, जो ये रिपोर्ट जमा हुई है, अगर फर्ज करें कि इस रिपोर्ट में ये कहा जाए कि इमरान खान की कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है। आज सलमान सफदर साहब ने जब ये खबर कल से चल रही थी कि इमरान खान की तबीयत ठीक है, तो सलमान सफदर के हवाले से तो आज उन्होंने उसकी कैटेगोरिकली तरदीद की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब आज ज़रा बात को समझें। देखिए, रिजवान रजी एक जर्नलिस्ट हैं और आप भी माशाल्लाह सहाफ़ी हैं और हमें फ़ख्र है आप पे, अल्लाह का शुक्र है कि आप भी सहाफ़ी हैं। तो बल्कि हर आने वाला नौजवान जो है वो आते ही सहाफ़ी हो जाता है। हमने तो हमें उम्रें गाल दी। तो उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान की तबीयत ठीक थी तो अगर किसी ने ये सलमान सफदर के हवाले से कहा भी तो खामोशी इख्तियार कर सकते थे। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जी मैंने नहीं कहा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, भाई मैंने रिपोर्ट दे दी है। सो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ पे जो मैंने असल बात करनी थी कि हुकूमत तो नहीं इजाज़त देगी कि जी आए,
अदालत अगर इस रिपोर्ट के ऊपर ये कहती है कि इमरान खान की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, तो फिर कोई, और इसमें एक बारीक और चीज़ भी है, इमरान खान से ये गारंटी ली जा रही है कि आप बाहर निकल के कोई बयानात नहीं देंगे। तो इसका सिंपल रास्ता ये कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कहेगी कि जी बीमार हैं हॉस्पिटल भेजें, तो साथ वो कहेंगे कि और पेशेंट कोई सरकारी बयान जारी, तो राणा साहब, मुझे राणा साहब हालात हाज़िरा को देखिए, आपकी अपनी असेसमेंट क्या कहती है कि रमजान से पहले वाला हफ्ता इंपॉर्टेंट है या रमजान के रोजे रखे पीटीआई और चांद निकलने का इंतजार करे? मेरी इतलात ये है कि बनी गाला में मस्जिद की भी सफाई हो गई है और वहाँ पे एक मौलवी ढूंढ के बिठा दिया गया जिसने तरावियाँ पढ़ानी है। अच्छा, तो ठीक है ना, अब ये इतलात है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है यार अल्लाह माफी दे, सारी नमाजें जो होती है ना वो मौलवी साहब ही पढ़ाते हैं, तरावियों के अलावा भी बहुत सारी अच्छा नहीं, नमाजें होती वैसे रज़ब बात ये है, ऐसा ना कर, नहीं सुन लेना भाईजान, सुन आप लेना। कोट करें कि आप वो नकवी साहब की ट्वीट आप पढ़ के तो ये कह रहे हैं, कौन से नकवी? इजाज हैदर नकवी हैदर क्या नकवी नाम? की हाँ। नहीं, आप कह दें यार उनके जिम्मे डाले, अपने जिम्मे ना भाई लें यार। मैंने कहा मेरी इतलात है यार, मैं एक सहाफी हूं, मैं अपने ते खाते कदे भी कोई गल नहीं पाता। पहले आपने कहा जी मुलाकात, मैंने कहा जी मैंने जराए कहा है, अब आप फिर वो कह रहे हैं, मैंने कहा मुझे इतला मिली है इस तरह की कोई, भाई मैं अच्छा। खुद जाके नहीं, मैं मौलवी साहब के नाल अच्छा। झाड़ू नहीं देती होता। अच्छा ठीक है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे इतला मिली उनके अपने है, सोर्सेज है, जाहिर सी बात है, उनकी भी स्टडी है। और सबसे बड़ा सोर्स मेरा एक दोस्त है, उसके ट्वीट में बड़े गौर से पढ़ता हूँ। अच्छा। उसने अपने कुछ दोस्तों को ट्वीट किया है, अच्छा, और उसमें कैसे? है, कैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब उनका नाम लिख के, नाम लिख के, भाई मिसाल के तौर पे XYZ भाई, जरा अब आप एहतियात करें, ठीक है, अब मामला हालात बदलने लगे हैं, जिनके सर आपके सर पे हाथ जरा हिल गए ने, तो एहतियात करो, अच्छा। ठीक है ना। तो मैं तो यार ये बहुत खोचल को दोस्त लगता है थोड़ा। नहीं, और हैगा मेरा यार है पक्का लंगोटिया, अच्छा। ठीक है ना, मैं अब उसका वो, और मजे की बात है मेरे सामने ही बैठता रोजाना, ठीक है ना, और मैं उसकी बात पे अंदर यकीन करता हूँ, ठीक है। मैंने वो पढ़ने के बाद जो मैं डरा सहमा रहता था ना, मैं भी बाहर निकल के दो को बड़का मारी है कि भाई साढ़े ते भी जरा हाथ होला होगा। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है, यहाँ पे रजी भी इस बात को मानेगा कि यार ठीक है, सियासी लड़ाइयाँ लड़ें ना, नवाज शरीफ को इस तरह जेल में जाना चाहिए था, ना किसी को जाना चाहिए था, ना किसी को जाना चाहिए, ना आइंदा ये नफरत का सिलसिला बढ़ना चाहिए। हमें अवाम को फैसला करने दें इंतखाबात में, ये बात में जरूर अवाम फैसला करे बस। पॉलिटिकल बनाए हुए जो केसेस हैं उनकी बुनियाद पर जो सियासी रहनुमा हैं उनको खुदा के लिए जेलों में मत डालिए अनटिल अनलेस आपके पास कोई वाज़िह सबूत ऐसे मौजूद ना हो कि वाकई कोई बंदा अवाम को करने का फैसला किसी का नुकसान किया है। रजी साहब मुझे ये बताइए कि ये चीजें जो तो नहीं है, सोने का तो नहीं, हाँ तो शखाना तो ले आता है। अच्छा मैं यही राणा साहब, सॉरी रजी साहब मुझे ये बताइए कि इत्तलात तो ये भी है कि कोशिश ये की जा रही है कि बानी पीटीआई को बाहर भेजा जाए, चाहे इलाज की गर्ज से हो चाहे किसी और मामले से हो। आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात का, ये पसे पर्दा चलने वाले मामलात का, चाहे एक हफ्ते के लिए ही क्यों ना जाएं, बाहर जाना वो सिलसिले की एक कड़ी या एक शर्त हो सकता है? और दूसरा ये भी मुझे बता दीजिए कि जो हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, ये कितने आपको महीने लग सकते हैं बेहतरी की तरफ जाते हुए, हफ्ते लग सकते हैं या अभी लंबा इंतजार होगा? अच्छा, मैं तो देखिए इन हालात के अंदर ना पनाह मांगता हूँ। सबसे पहले तो अपने दोस्त इसार राना साहब की शर से, हुए तुम दोस्त दुश्मन उसका आसमां क्यों हो वाले दोस्त हैं ये। लेकिन मैं आपको तारीख में लेके चलना चाहता हूँ। तारीख हमें ये बताती है कि 1857 की जो हमारी जंग मज़ाहमत या जंग आज़ादी थी, जब वो नाकाम हुई तो अंग्रेज़ की फ़ौज ने जब काबू पाया तो हमें बहादुर शाह जफ़र का तो जिक्र मिलता है कि उन्हें रंगून यानी आज के बर्मा जो था वो मुल्क बदर किया गया, मुल्क बदर के ऊपर तवज्जो रहे। लेकिन ये नहीं जिक्र मिलता कि उनके जो वज़रा थे या उनके मुसाहिबीन थे उनके साथ क्या हुई। उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। कुछ याद मुकद्दस, कुछ ने ऑप्ट किया वो वहाँ पे भिजवा दिए गए, कुछ ने जो है वो ईरान की कुछ इराक के अंदर जाने को तरजीह दी, उनको वहाँ भिजवा दिया गया। तो ये है हम वो 1857 वाली लेगेसी ही इनहेरिट करते हैं ना। 2.5 साल के बाद हमें अचवी लड़ना शुरू हो जाती है। आप चेक कर लीजिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं, भले वो मुंतखब थी या मार्शल लॉ के नतीजे में आई हैं, 2.5 साल के बाद उनको अचवी लड़ना शुरू हो जाती है। और यही पैटर्न हमें अपनी इस रियासत के 1947 से भी नजर आना शुरू होता है।
2.5 साल मैक्सिमम उनकी होती, उसके बाद उनके अंदर ना वो एक पुर्जा लगा हुआ है हमारी इशराफिया के अंदर या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो उन्हें करना शुरू कर देता है और फिर वो नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। आप 50s की गवर्नमेंट में चले जाइए, आप 90s की गवर्नमेंट में चले जाइए, आप अब चले जाइए, हर हुकूमत के खिलाफ पहली तहरीक जो है वो 2.5 साल के अंदर मैच्योर हो चुकी होती है। बस इन्होंने इस दफ़ा काम करने का 2.5 साल सुकून से बैठने का मौका मिल गया इस हुकूमत को, ये बड़ी लकी अनफ है। वरना तो पहले इधर हुकूमत मुंतखब होती थी, उधर जनाब अपोजिशन का अलायंस बन जाया करता था और वो जनाब तहरीक शुरू हो जाया करती थी। तो मैं समझता हूँ कि अब उसकी तरफ मामला चल गया। अब आ बनाने की गुंजाइश नहीं ना थी, जितने अलायंस वाले लोग थे उन्होंने तो मिलकर हुकूमत बना ली। नहीं, वो अपोजिशन लीडर बन गए, वो भी तो अलायंस वाले हैं ना, सेनेट के और उधर वो अलायंस वाले बने हैं, उन्होंने तो उसको नहीं बनने दिया। तो पैटर्न वही है कि जनाब आप उस बंदे की, जिस बंदे जो ज़ेरे ताब आता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है, उसके लिए सियासत में कोई जगह नहीं आपको होती। गुंजाइश निकलती हुई नजर आ रही है आपको साहब? मैं अब दूसरी तरफ आ रहा हूँ। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की 2 बीमारियां जो हैं, जो पहले जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जिला वतन हुए हैं, हमारे पास तारीख में उन्हीं का जिक्र मिलता है, या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र मिलता है, वो खुद साख्ता जिला वतनी थी, उन्हें बाय फोर्स नहीं भेजा गया था। तो इन तीनों के अंदर पहले तो जो होता है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होता है या सब्जेक्ट जो होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, वो जेल में होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी मुकम्मल कीजिए, एक बड़ा सादा सा सवाल है, दोनों से मैंने इसका मुख्तसर सा कमेंट लेना है। जेल के अस्पताल भेजा जाता है, जेल के अस्पताल का डॉक्टर जो है ना पहले ही हाथ खड़े करके खड़ा होता है, जी मेरे बस की बात नहीं है। मरीज साहब से को सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, वहां से मरीज साहब कहते हैं जी मैंने नहीं इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाना, फिर वो एक हॉस्पिटल देते हैं, उसका नाम देते हैं, वहां पे उनको भिजवा दिया जाता है। वो हॉस्पिटल जो है अमूमी तौर पे बैरून मुल्क होता है। अपना बानी पीटीआई के लिए आप तो ना ले लिए इसारा साहब, तो आप ही को पता होगा जनाब। नहीं, आप लोग मीटिंग च तुसी जाओ तो मैनू पता होगा, आपको देख के मैं। इमरान खान साहब को जो बीमारी ढूंढी गई है, जो आंख के इलाज वाली है, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। जो मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैंने मेडिकल के डॉक्टर से बकायदा कहा है, 1 या 2 बंदे इसके माहिर समझे जाते हैं, और मुझे चूंकि वो उनके जानने वाले हैं, जिन डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा भाई वो तो हाथ नहीं डालने हवाला दे दिया। मेरे सवाल इसी बारे में था, आप बहुत मुख्तसर से जवाब रखिएगा क्योंकि इनसे मैंने भी उसकी राय लेनी है। 1.5 से 2 मिनट है मेरे पास। मुझे ये बताइए, बानी पीटीआई का चाहे इलाज मुआवजे के सिलसिले में ही मुल्क से बाहर जाना उनकी सियासत के लिए आपको लगता है कि सूदबंद साबित होगा या ज्यादा नुकसानदेह होगा, या बेहतर ये है कि बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए तो फिर भी बेहतर है उनकी? नवाज शरीफ साहब गए तो 10 साल का मुआहदा करके गए, और जब वो आ भी गए 10 साल से पहले पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने साइड पे बैठ के अपने वो 10 साल पूरे किए, और जिस दिन वो 10 साल पूरे हुए उसके बाद उन्होंने जलसे करने शुरू किए, वरना वो वहां पे बैठ के जर्नलिस्टों को बुला के उनके साथ चाय पे गपशप किया करते थे। ठीक है, पॉइंट आ गया। सियासत किसी की खराब नहीं होती हमारे मुल्क में। मेरे पास राना साहब, बनी गाला जाना सूटेबल रहेगा या मुल्क से बाहर जाना? मेरा ख्याल है अल-शफा में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो मेरा ख्याल MS है ना, वो पाकिस्तान में आंखों के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं, और इतलात ये हैं कि वो उन्हें खुसूसी तौर पे कई बार गए थे, वापस भी आए हैं। अब मैं देख रहा था अल-शफा इस्लामाबाद वाला। जी। अच्छा, तो हो सकता है कि अल-शफा 2 हैं, एक वो महंगे वाला जो लूटमार करते हैं, एक जो आई हॉस्पिटल है उसकी बात, आई हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। लूटमार में तो हुक्मरान जाएंगे ना। मैं लेकिन ये कि मैं जाती तौर पे मतलब समझता हूं शायद इमरान खान जो ना वो मेरे पास 1 मिनट है राना सर, यार को गल कर ले दिया करो। बात ये है कि इमरान खान को इनिशियली मेरा ख्याल है उस हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के गए तो उनकी जो सियासत है ना, उसके ऊपर इतना बड़ा क्रॉस लग जाएगा कि जो उनको मिटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इमरान खान का सारा नैरेटिव ये है कि वो नवाज शरीफ 2 नहीं बनेंगे, और आई होप कि इमरान खान इतना बड़ा जुआ कभी नहीं खेलेंगे। चलेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो मुल्क से बाहर जाते हैं या मुल्क में रह के अपना इलाज करोगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी इंतखाबी कैंपेन्स की हैं या अपने जलसे जुलूस किए हैं, उसमें अपने मुखालिफिन को इस मामले में खासा लताड़ा है। लेकिन नाक़दीन को ये भी याद रखना होगा कि उन्होंने तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे की जेल काटी है।
आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बांग्लादेश के इंतखाबात को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अगर दुनिया के आम इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो बहुत कम ऐसे ममालिक होते हैं जिन्हें आलमी सतह पर मीडिया कवरेज मिलती है, और ऐसे अगर चंद ममालिक में नाम लूँ तो इस एशिया में वाक़ बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है कि जिसे अब पूरे आलमी मीडिया पर खासी कवरेज मिल रही है। उस कवरेज की वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि शायद दुनिया का पहला जेनजी से मुतासिर अगर कोई इलेक्शन होने जा रहा है तो वो बांग्लादेश में होगा, क्योंकि अवामी तहरीक की कामयाबी के बाद सियासी मंजरनामा मुकम्मल तब्दील हो चुका, और फिर जिस तरीके से हसीना वाजिद का धरन तख्ता हुआ वो आपके और हमारे सब के सामने है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये होने वाले आम इंतखाबात बांग्लादेश के ऊपर क्या नताइज जो हैं वो मुरतब करेंगे, बल्कि जो ये खिता है इसमें एक नई होने वाली जो अपॉइंटमेंट होगी वो कितनी इम्पॉर्टेंट होगी। रिजवान रज़ी साहब, कल के होने वाले जो आम इंतखाबात हैं बांग्लादेश के, सर आप इसमें क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि एक तो वो अवामी रिएक्शन है जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वोट का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, पहले तो मेरा इन इलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इसके अंदर खराबी इसकी बुनियाद की पहली ईंट में रख दी गई, मतलब इसकी बुनियाद में जो ईंट है उसके साथ ही रख दी गई, और वो ये है कि वो जो वहाँ पे खतून थी हसीना वाजिद, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। अब ये वाला जो बैन है ये इन पूरे इलेक्शन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लगाएगा। जब आपके सर्वेज ये कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत जो है वो 20% से ज़ायद नहीं है बल्कि 22% है, और जबकि उनके मुकाबले में जमात इस्लामी की मकबूलियत जो है वो 33-34% है, और वो जो तारिक साहब हैं, खालिदा ज़िया के साहबजादे, उनकी मकबूलियत जो है वो कोई 35-36% है। तो आप अगर उस खातून के कैंडिडेट को भी इलेक्शन लड़ लेने देते तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़नी थी। लेकिन इनके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जेन जी वाली बात जो है इलेक्शन के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा कबलस वक्त है, क्योंकि जेन जी नेपाल के अंदर हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, वो क्योस तो क्रिएट कर सकते हैं, वो इंतशारी तो हो सकते हैं, वो अनार्किस्ट तो हो सकते हैं, वो तामीर नहीं कर सकते। यानी जब वो एक क्योस क्रिएट कर सकते हैं तो क़यादत वो होती है जो उस कयास में, उस क्योस में से, उस इंतशार में से एक बेहतरी लेके आती है। वो बेहतरी वाला फार्मूला ना उनका मिस्र के अंदर चला, ना उनका लीबिया के अंदर चला, ना शाम में चला, ना ईरान में चला, ना नेपाल में चला, ना श्रीलंका में चला, ना बांग्लादेश में चला। ये क्योस क्रिएट कर लेते हैं, नताइज उसके कोई और आके समेटता है, और मुझे खदशा है कि उनका किरदार जो है कहीं क्योस क्रिएट करने तक महदूद ना हो जाए। कल के इलेक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन वो क्योस क्रिएट करने तक महदूद ना हो जाए। अल्लाह करे कि वो नताइज समेट पाएं, लेकिन अब तक की तारीख यही बताती है कि नताइज इनको नहीं मिलते। राणा साहब, मईशत, बेरोजगारी, करप्शन और जमहूरी अमल की बहाली, ये सिर्फ बांग्लादेश के सियासतदानों का नारा नहीं है, एशिया में रहने वाले हर यूं कह लीजिए कि सियासी लीडर का नारा है। लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि नई आने वाली क़यादत जो है, जितना क्योस इस वक्त बांग्लादेश में है, वो मुल्क में इस्तेहकाम ला सकती है? और दूसरा, फिर मैं यही बात कहूँगी कि जेनजी से जिसे जोड़ा जा रहा है नाम इंतखाबात को, सर वाकई ये जेनजी का इलेक्शन होगा? अच्छा देखिए, पहले तो एक बात को समझे कि जब हसीना वाजिद थी तो खालिदा ज़िया वो जेल में थी। हसीना वाजिद भागी, खालिदा ज़िया की वापसी उनके बेटे की शक्ल में, तो हसीना वाजिद माइनस हो गई। ये जो हमारे थर्ड वर्ल्ड के अंदर एक नफरत की सियासत है ना, इसमें कभी मेरी बारी है तो कभी किसी की बारी है, कभी, यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कातिल है, दुश्मन। जिस डेमोक्रेसी में आप अपने मुखालिफ को इलेक्शन लड़ने का हक ही नहीं देंगे तो वो डेमोक्रेसी किस चीज़ की हुई? और ये जो इलेक्शन है ये वैसे उस्मान हादी के नाम पे जाता है, ठीक है ना। उस्मान हादी वो गेम चेंजर था लड़का, जिसने ये सारी गेम को उल्ट के रख दिया, फिर शहीद हो गया वो। तो जेनजी का तो हीरो है उस्मान हादी, और ये बात तय थी कि इलेक्शन अगर होंगे। एक चीज़ मैं और बताऊं, जब ये पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, मशरिकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो जो पाकिस्तान के मुखालफिन थे वो एक जुमला कहते थे कि दो कौमी नज़रिया हमने
उसमें डुबो दिया, क्या कहते हैं, बहरीन में, ठीक है। और उसके बाद एक अरसा हसीना वाजिद और उन लोगों ने वहाँ एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें जो लोग भी पाकिस्तान के साथ माजी में खड़े हुए थे उन्हें चुन चुन के सजाएं दी गई। 80-80 साल के लोगों को फांसी की सजा हुई, ठीक है। अब ये एक रिवाइवल है पाकिस्तान से मोहब्बत की। इसको एक मिनट, आपने कहा ना रिवाइवल है पाकिस्तान से मोहब्बत की, तो सर दो सियासी जमातें जिनके ज्यादा इस वक्त वोट बैंक है, बीएनपी और दूसरा जमात इस्लामी, सर पाकिस्तान के लिए इनमें से कौन सी सियासी जमात जो है वो आपको बेहतर और मौजूद साबित हो सकती है? देखिए, बांग्लादेश से पिछले दिनों में जो हमारी टाइज बढ़ी है ना, हाँ जी, अभी क्रिकेट वाले ही देख लें, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। उससे पहले हमारे अस्करी जो क्या कहते हैं हेम्स ओहदेदार हैं, उनकी आपस में मुलाकातें हुई। उससे पहले हमने उनके साथ रीजनल ताउन जो है अपना मजबूत किया। तो ये तो समझ ले कि हमने उसको हसीना वाजिद को उठा के नहीं फेंका, हमने मोदी को उठा के फेंक दिया वहां से, ठीक है। इस इलेक्शन को इस तनाजुर में देखें आप। और ये इलेक्शन जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इत्तेहाद को मजीद ताकतवर बनाने जा रहे हैं। और जो भारतीय फोर्सेस हैं या प्रो भारतीय जो क्या कहते हैं वहां पे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, उनको माइनस करने का मकसद ही ये है कि वहां पे वो कुव्वतें सामने आए जिन्होंने माजी में बड़ी मार खाई। जमात इस्लामी ने बहुत मार खाई, ठीक है, मुक्ति बानी से खाई, फिर उसके बाद हसीना वाजिद से खाई। अब एक मौका आया है कि उनके रिवाइवल का, लेकिन अगेन बीइंग अ डेमोक्रेटिक, मैं ये समझता हूं कि अगर आप हसीना वाजिद को इलेक्शन लड़ने देते उसकी जमात को, तो उन्होंने कोई डेंट नहीं डालना था, लेकिन एक अच्छा हुसन बन जाता। अब रज़ी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि नुमाइंदों के इंतखाब के साथ साथ अहम आईनी इस्लाहात पर भी रेफरेंडम होगा, सर किस किस्म की आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम हो सकता है जो कि बांग्लादेश की जो सियासत है उसके लिए भी और जमहूरी निज़ाम व नस्क के लिए भी बेहतर हो? देखिए, बात यह है कि जब बांग्लादेश वजूद में आया तो वो इसलिए वजूद में आया कि वहाँ पे जो पार्टी थी मुजीबुर रहमान साहब की, उसने 160 के करीब सीटें जीती और पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी जिन साहब को मिली, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को, उन्होंने 76 सीटें जीती। तो ये तकरीबन दुगनी से भी ज़्यादा सीटें मुजीबुर रहमान साहब के पास थी। तो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर इजलास बुला लिया कौमी असम्बली का। तो यहाँ पे भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया कि जो वहाँ पे जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा और वो यकतरफा टिकट लेके जाए और वापस ना आए। तो यूं जो था वो एक अलहदगी को और हवा मिली और बात आगे तक गई। अब सवाल क्या था आपका? सर मेरा सवाल आपसे ये कि रेफरेंडम जो है वो आईनी तौर पर भी किया जा रहा है। मसला ये है कि उनके बहुत सारे ऐसे आईनी इशू हैं, कानूनी इशू है जिसके ऊपर तरमीम है। हाँ जी। 1973 के आइन के ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये है कि वो जो असम्बली मुंतखब हुई थी वो आइन साज असम्बली नहीं थी। वो एक पूरी कौमी असम्बली का बाकी बचा कुछ हिस्सा था जिसने 1973 का आइन बना दिया। आइन साज असम्बली का दुनिया भर की जमहूरियतों के अंदर मैंडेट ही अलग होता है। ये कह के इलेक्शन में जाया जाता है कि हमने ये अमेंडमेंट्स करनी है आइन के अंदर, कानून के अंदर हमें इसका मैंडेट दिया जाए और फिर अवाम उस पर मैंडेट देते हैं। इन्होंने भी एक लिस्ट रखी हुई है, आज मैं सुन रहा था, प्रपोजल से कह ले, हाँ, कि कानून के अंदर मुजव्वज़ा तरामीम उन्होंने करनी है आइन के अंदर। तो वो साथ में वो लेके जा रहे हैं अपने एजेंडे के अंदर कि हमने ये वाली तरामीम करनी है, हमें ये तरामीम करने के लिए अवाम जिताए। तो 1973 के आइन के ऊपर पिटीशन भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब ये आइन साज असम्बली ने नहीं बनाया हुआ आइन, ये आइन गलत है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कवर शवर फराम किया था। मतलब यूं कह लीजिए कि रज़ी साहब के जिस किस्म की अमेंडमेंट्स होंगी आने वाले दिनों में बांग्लादेश में, उसको अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। फिर ऑपोजिशन जितना मर्जी शोर शराबा कर ले। नहीं, मैंडेट भी अलाउ होगा ना। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, वहां पे हुकूमत जो होगी वो उसी तरह की होगी जिस तरह की आजकल पाकिस्तान में। अच्छा, चौथे के दिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अलग हो जाएंगे, आपकी औकात क्या होती है, और शहबाज शरीफ साहब बनाने के लिए कभी अवाने सदर इत्तेहाद की हुकूमत बन सकती है आपके नजदीक, आप ये कह रहे हैं? वहां पे भी ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में जो बात हो जाए बंगाली 2-3 साल ही लेते हैं उसे रेप्लिकेट करने में। चले, मेरे पास वैसे भी क्लोजिंग का वक्त बढ़ रहा है, मतलब ये टाइम खत्म हो चुका है, यही मैं आपकी बात से भी लेती हूँ। आपको भी लगता है सर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी या 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट बनेगी? चूंकि मैं वहाँ जा नहीं सका अनफॉर्चुनेटली,
मेरी जगह पे वो गिरफ्तार हो गए थे कराची एयरपोर्ट पे। बिलाल गौरी साहब। बिलाल गौरी साहब, मेहरबानी, उन्होंने मेरी जगह कुर्बानी दे दी। लेकिन असल मसला ये कि अब ये बांग्लादेश की आवाम ने फैसला करना है कि वो मुल्क को कहाँ ले जाते हैं। इट्स लाइक अ रेफरेंडम। अगर ये रेफरेंडम है जिसमें जो आईनी इस्लाहात हैं उसके हवाले से अगर अवाम एक साइड पे खड़ी हो जाती है तो वो चले एक और मुख्तसर सा सवाल मेरे लिए। हसीना वाजिद का धरन तख्ता होने के बाद बांग्लादेश के हक में 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनना बेहतर है या फिर से इत्तेहादी हुकूमत? वैसे तो मैं इत्तेहादी हुकूमतों के हक में नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी पाबंदियां, आपके हाथ बंदे होते हैं, आप फैसले नहीं कर पाते। एक कहता है सोलर ठीक है, दूसरा कहता है नहीं जी हम अदालत जाएंगे। एक जमात जो है जब उसने आपसे पैसे लेने हो आपको ब्लैकमेल कर देती है। वो क्या कहते हैं, बजट से पहले कभी किसी तरह, आप सारी जिंदगी इस ब्लैकमेलिंग का हिस्सा रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हो, बंगाली जो भी फैसला करें उनके लिए बेहतर हो। वो हमारा बाजू है, वो नाराज भाई हैं, लेकिन है तो हमारा बाजू ही ना है। हमने सफर तो एक इकट्ठे ही शुरू किया था ना। ठीक है, मंजिलें कुछ अलहदा हो गई, लेकिन मंजिलें अलहदा हो गई, हमारे दिल अभी भी उनके साथ। नेक ख्वाहिशात है हमारी भी बांग्लादेश के तमाम शहरियों के साथ कि वो अपने लिए जो भी सियासी रहनुमा का इंतखाब करें वो उनके हक में बहुत बेहतर हो, इस खित्ते के लिए बहुत बेहतर हो। और जिस तरीके से वहाँ पे जेनजी के बारे में जो बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि जेनजी अपने वोट के हक को सही तरीके से इस्तेमाल करे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।